अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूँगा। ऑटम 2022 के आई कैप पास पेपर्स का, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के टॉपिक का सवाल है। इस सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, गैलेक्सी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग स्टार वन फॉर विच डिमांड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। The present supplier of Star One offers a bulk purchase discount of 5% on all orders of 20,000 units and above, which GL has been availing. कंपनी एक वो गुड्स को ट्रेड करती है, स्टार वन खरीदती है। स्टार वन जिस सप्लायर से खरीदती है उसने बोला हुआ है कि अगर मुझसे 20,000 या उससे ज़्यादा यूनिट्स परचेज करोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। कंपनी इस डिस्काउंट को करेंटली अवेल कर रही है। ड्यू टू अवेलिंग द बल्क डिस्काउंट, द नॉर्मल ट्रांजिट लॉस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4%। यानी कि क्योंकि मैं बल्क में चीज़ें लेकर आता हूँ तो चीज़ें जो है वो ट्रांजिट यानी कि ट्रैवलिंग के बीच में उसमें लॉस होता है, ज़ाया हो जाती हैं। और क्योंकि मैं बल्क में ख़रीदा हूँ तो वैसे 3% होनी चाहिए ज़ाया, मगर यहाँ पर 4% ज़ाया होनी है। यानी कि अगर मैं 100 किलो ख़रीदता हूँ तो 4 किलो ज़ाया होकर और 96 किलो मेरे पास आता है। GL is currently evaluating to adopt economic order quantity EOQ model which will reduce the transit loss to 3%। अब कंपनी सोच रही है कि हम EOQ मॉडल पर चले जाएं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल वो मॉडल होता है जिसपे कंपनी की टोटल होल्डिंग और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम होता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। और आपको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एनुअल डिमांड दी हुई है, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, पर यूनिट परचेज कॉस्ट दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है, एवरेज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। सवाल ये कहता है कि एडवाइस GL वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू एडॉप्ट EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें मंगवाना क्या बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, या एग्जिस्टिंग हमारी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है। और कॉस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने बेसिक लेक्चर्स में पढ़े हैं, जिसमें परचेज कॉस्ट है, जिसमें होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है जी, और जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और इस सवाल में किसी किस्म की स्टॉक आउट कॉस्ट तो है नहीं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। एनुअल डिमांड है, एवरेज एनुअल डिमांड जो है ना वो 1,20,000 यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। लेकिन ये याद रहे कि ये एनुअल डिमांड का मतलब ये है कि इतनी चीज़ें बिकती होंगी, इतनी चीज़ें सेल आउट होती हैं। आई रिपीट, इतनी चीज़ें सेल आउट होती हैं। मैं खरीदता ज़्यादा हूँगा। क्यों ज़्यादा खरीदता हूँगा? क्योंकि मुझे पता है कि ट्रांजिट के बीच यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच कुछ लॉसेस होते हैं। तो अगर मुझे 1,20,000 यूनिट्स बेचने हैं तो उसके लिए मैं ज़्यादा यूनिट्स खरीदूंगा ना। क्यों? मैं वापस से बताता हूँ। देखें, सप्लायर से हम खरीदते हैं ना, ड्यू टू अवेलिंग दी बल्क डिस्काउंट द नॉर्मल ट्रांजिट लॉट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4%। जब हम सप्लायर से चीज़ें खरीदते हैं तो सप्लायर से चीज़ें खरीदने में क्या होता है कि अगर 100 चीज़ें हमने खरीदी होती है ना तो हमारे पास 100 नहीं पहुंचती, बल्कि 100 का 4% ज़ाया हो जाती है। 100 का 4% जो है वो 4 होता है। तो हमारे पास जो पहुंचता है ना वो पहुंचता है 96। ठीक है। अब जो मेरे पास पहुंचेगा वो मैं बेचूंगा ना। तो मुझे अगर 1,20,000 यूनिट्स बेचने हैं तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी। मैं क्योंकि अगर 1,20,000 यूनिट्स मंगवाऊंगा, अगर मैं 1,20,000 यूनिट्स मंगवाऊंगा और 1,20,000 में से 4% अगर ज़ाया हो जाएंगे तो फिर 1,20,000 तो नहीं बचेंगे, तो मैं डिमांड तो पूरी नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा क्या करना पड़ेगा, लिहाजा मुझे जो यूनिट्स है ना वो ज़्यादा मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है जी। मैं 1,20,000 नहीं मंगवाऊंगा बल्कि 1,20,000 से ज़्यादा मंगवाऊंगा। रेशियोज के हिसाब से 100 अगर मंगवाऊंगा तो 4 ज़ाया हो जाएंगे और 96 बच जाएंगे। और ये 1,20 बचे हुए यूनिट्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये नेट रिप्रेजेंट कर रहा है या आफ्टर लॉस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कितने मंगवाऊंगा ये मालूम करने के लिए 1,20,000 रिप्रेजेंट्स 96 पोर्शन, तो इसको 96 से डिवाइड करो, एक पोर्शन की वैल्यू आएगी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो।
आई रिपीट, 1,20,000 को 96 से डिवाइड करो तो एक पोर्शन की वैल्यू आएगी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 पोर्शन की वैल्यू आएगी, विच इज़ 125,000। तो अब हमें ये समझ में आया कि हम 125,000 यूनिट्स मंगवाएंगे। हम 125,000 यूनिट्स मंगवाएंगे। आई रिपीट, हम 125,000 यूनिट्स मंगवाएंगे, क्योंकि 125,000 यूनिट्स अगर मंगवाएंगे तो उसका 4% यानी कि 5,000 ज़ाया हो जाएगा, और मेरे पास 1,20,000 बचेगा। ठीक है। तो मेरी जो परचेज कॉस्ट होगी वो कैसे आएगी? मैं टोटल जो है वो पूरे साल में 1,25,000 चीज़ें मंगवाऊंगा। जब 1,25,000 चीज़ें मंगवाऊंगा तो सप्लायर एक चीज़ कितने की देगा? पर यूनिट परचेज कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है 250। ठीक है। लेकिन सप्लायर ने ये बोला हुआ है कि, और हमें भी पता है कि सप्लायर ने ये बोला है, ऊपर लिखा हुआ है कि 20,000 कर यानी कि बल्क में चीज़ें मंगवाओगे तो मैं आपको जो है वो 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये चीज़ मुझे 250 की नहीं मिलती होगी, ये चीज़ मुझे 250 इंटू 95% की मिलती होगी। अगर आपने किसी चीज़ को 5% से कम करना होता है तो आप उसका 95% लेते हो, या आप 250 में से 250 का 5% माइनस कर दो। आई रिपीट, या तो आप 250 में से 250 का 5% माइनस कर दो, या आप डायरेक्टली 250 का 95% ले लो। तो ये आपकी परचेज कॉस्ट आ गई, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 1,25,000। तो आपकी टोटल वैल्यू बनी 125,000 इंटू 250 इंटू 95,000। ठीक है, 29687,500। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी होल्डिंग कॉस्ट पर। ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर आपके पास जो है ना वो सेफ्टी स्टॉक भी है, और हमने पढ़ा है कि अगर सेफ्टी स्टॉक होता है तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी डिसीशन को अकाउंट फॉर कर रहे हैं तो ऑल्दो हमने सेफ्टी स्टॉक पर होल्डिंग कॉस्ट पे करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1200 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट हमें पे करनी है। लेकिन देखिए ना, अगर मैं ईओक्यू मॉडल पर जाऊंगा तो भी पे करनी होगी, अगर नहीं जाऊंगा ईओक्यू मॉडल पर, सप्लायर की करंट बातों के हिसाब से चल रहा हूँ तो भी पे करनी होगी। तो ये मेरे लिए सॉर्ट ऑफ इररिलेवेंट कॉस्ट होगी, इसको मैं अकाउंट फॉर नहीं करता, ऑल्दो मुझे पे करनी होगी। लेकिन आप सोचे ना कि यहाँ पर भी वो आएगी, और फिर नीचे जब मैं ईओक्यू के हिसाब से वर्किंग करूंगा उस पर भी आएगी, तो दोनों जगह से इग्नोर ही कर देते हैं। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट आती कैसे है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2। ऑर्डर साइज हमारा 20,000 क्यों है? क्योंकि सप्लायर ने लिखा हुआ है कि अगर 20,000 या उससे ज़्यादा यूनिट्स मंगवाओगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा। तो मैं 20,000 यूनिट्स अगर मंगवाता हूँ तो 20,000 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री। सर सेफ्टी स्टॉक भी है ना, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आप जो है वो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर जो सेफ्टी स्टॉक है 1200 यूनिट्स है, उनकी होल्डिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। और फिर जब मैं दूसरी वर्किंग करूंगा कि ईओक्यू मॉडल के हिसाब से क्या क्या कॉस्ट होती हैं, तो उसमें भी फिर यही फॉर्मूला यूज करूंगा, तो उस होल्डिंग कॉस्ट में भी उन 1200 यूनिट्स की होल्डिंग कॉस्ट शामिल हो जाएगी। लिहाजा नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, दोनों लेवल्स बराबर होंगे। तो होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 से निकाल ली, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 100 रुपये है। तो अब ये देखते हैं कि ये कितना बनेगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यानी कि ये बन जाता है 1 मिलियन। ठीक है जी। मैंने जो सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स है उसकी होल्डिंग कॉस्ट को यहाँ इग्नोर किया है, क्योंकि इंक्लूड करने की कोई सेंस कोई लॉजिक नहीं बनती, वो यहाँ पर भी हो और नीचे भी ऐड हो तो वो आपकी मर्जी है, वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, ऑर्डर्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख रहे होंगे। मुझे पूरे साल में कितनी 1,25,000 चीज़ें मंगवानी है। ठीक है। और हर बार मैं 20,000 20,000 20,000 करके चीज़ें मंगवाता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे जो है वो मेरा आंसर 62.5 आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे 63 टाइम्स अपनी वैन या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को भेजना होगा। 62.5 ऐसा तो नहीं हो सकता ना 62 टाइम्स भेजूँ और एक बार आधा भेज दूँ। 63 बार मुझे डिलीवरी व्हीकल्स को यूज़ करना होगा। और ये आया कैसे? ये सिंपली ऐसे आ गया कि आपने जो है वो 1,25,000 को, सॉरी 1,25,000, एक मिनट, 1,25,000 को डिवाइड कर दिया 20,000 से, 6.25, यानी कि 7 बार वैन को भेजना होगा। 7 बार वैन को भेजूंगा, और हर बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 7 इंटू 50,000। ठीक है, यानी कि 3.5 लाख। अच्छा, कुछ वर्किंग्स में आपने देखा होगा कि 50,000 को जो है ना 6.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो रीजनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार देखो, आप
एक बार 20,000 चीजें लेकर आया, दूसरी बार 20 लेकर आया 40 हो गई, तीसरी बार 20 लेकर आया 60 हो गई, चौथी बार 20 लेकर आया 80 हो गई, पांचवी बार 20 लेकर आया 1 लाख हो गई, छठी बार 20,000 चीजें लेकर आया 1,20,000 हो गई। अब अगली बार 5,000 चीजें ही लेकर आनी है, लेकिन उसके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पूरी लगेगी ना, क्योंकि आप जो है वो वैन भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस करोगे, जो भी XYZ, तो उसके पूरे चार्जेस लगेंगे। तो जनरली ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आप नंबर ऑफ होल ऑर्डर्स ले लिया करो, और वो भी अपवर्ड राउंडिंग, ऐसा नहीं 6.25 है तो मैं डाउनवर्ड राउंडिंग कर लूँ। भाई 6.25 के को अगर 6 करोगे और 6 बार तुम वैन भेजोगे 20-20 हज़ार चीज़ें उठाने के लिए, तो 1,20,000 चीज़ें आएंगी, तुम्हें तो 7 बार वैन भेजनी पड़ेगी ताकि वो, सर लेकिन वो तो 140 बन जाएगा। अरे भाई आखिरी बारी में सिर्फ 5,000 यूनिट्स होंगे और 15,000 यूनिट्स की जगह वैन में खाली होगी या ट्रक में खाली होगी, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे 3,037,500 बनती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल पर जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहली बात के सवाल में लिखा हुआ है कि अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जाओगे तो आपके ट्रांजिट लॉसेस 3% हो जाएंगे, यानी कि अगर 100 चीज़ें मंगवाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से 3% या 3 चीज़ें ज़ाया होंगी, और आपके पास जो बची हुई होंगी ना वो 97 चीज़ें बची हुई होंगी। अब मुझे नेट 1,20,000 चाहिए, तो मैं कितनी चीज़ें मंगवाऊंगा, अगेन 1,20,000 डिवाइडेड बाई 97 मल्टीप्लाइड बाई 100। अगेन ग्रॉसिंग अप करी, 1,20,000 जो है वो 97 हिस्से रिप्रेजेंट करता है, 97 से डिवाइड और 100 इससे ढूंढने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 123,711.34 या तकरीबन 123,711 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतने यूनिट्स आप मंगवाओगे, ठीक है जी। इतने यूनिट्स क्यों मंगवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इतने यूनिट्स मंगवाऊंगा तो इसमें से 3% हो जाएंगे ज़ाया, 3% ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर मैं 123,711 में से 3% यानी कि 3,711.34 माइनस करूँ तो एक पीस मेरे पास बच जाएंगे। देखिए जब लॉसेस कम हुए, जब लॉसेस 4 से 3% हुए, तो टोटल क्वांटिटी जो आप खरीद रहे हो वो भी कम हो रही है। तो पहली वर्किंग या पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग यानी कि 50,000 इंटू एनुअल डिमांड, यानी कि मुझे पूरे साल में 123,711 चीज़ें चाहिए। ये एक्सेल की फाइल आपको मिल जाएगी, आप मुझे ज़रा ग्रुप पे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, आप लोगों को दे दूंगा। डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो कि 100 है, और ये सब अंडर रूट में होता है, या आप कह रहे हो कि पावर 0.5। तो आपका EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है 11,123 यूनिट्स। अब देखते हैं कि भाई EOQ के हिसाब से हमारे खर्चे क्या होंगे। अगेन हमारे खर्चों में एक परचेज कॉस्ट होगी, अगेन हमारे खर्चों में एक होल्डिंग कॉस्ट होगी, अगेन हमारे खर्चों में एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अच्छा, अब परचेज कॉस्ट कितनी होगी, अब परचेज कॉस्ट जो है ना, अब मुझे खरीदने होंगे 123,711 यूनिट्स, और एक यूनिट 250 का पड़ेगा। 250 का क्यों पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे वो डिस्काउंट जो पहले मिल रहा था बल्क परचेजिंग पर वो नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि पहले तो मैं एक वक्त पर 20-20 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार यूनिट्स खरीदता था, अब तो एक वक्त पे 11,123 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। तो ये कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 123,711 मल्टीप्लाइड बाई 250, तकरीबन तकरीबन ये 30,927,835 आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम चले जाते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर। होल्डिंग कॉस्ट इज एवरेज इन्वेंट्री यानी कि 11123 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अगेन यहाँ पर भी सेफ्टी स्टॉक की अमाउंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। देखें अगर दोनों जगह पुट इन करता तो दोनों जगह की होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होती, तो फाइनल आंसर पे तो फर्क नहीं आना था। तो ये बन जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 विच इज़ 556,128। फाइनली ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब मुझे पूरे साल में 123,711 यूनिट्स चाहिए, और एक वक्त में 11123 यूनिट्स आते हैं, तो मुझे कितने ऑर्डर्स मंगवाने पड़ेंगे। मुझे ये 11.12 समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे 12 ऑर्डर्स मंगवाने पड़ेंगे, और हर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 50,000 होगी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 50,000। अब हमारा जो टोटल खर्चा इस हिसाब से बनेगा, ये जो दूसरा हिसाब हमने किया है, ठीक है जी, ये 32.083 समथिंग कुछ बन रहा है। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है
कि EOQ में ज़्यादा खर्चा हो रहा है और सप्लायर जो है ना उसके थ्रू अगर चीज़ें मंगवा रहे थे तो हमें तकरीबन 1 मिलियन का फ़ायदा हो रहा था। तो सवाल में ये बोला था, एडवाइज यल वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू एडॉप्ट EOQ मॉडल। नो, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू एडॉप्ट EOQ मॉडल, ठीक है, एंड कंपनी मस्ट कंटिन्यू टू बाई इन बल्क। ठीक है जनाब, अब इस सवाल को बड़े अच्छे से देखिएगा और अपने रजिस्टर में कॉपी करिएगा। थैंक यू।